लेट्स डिस्कस द टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर ऑन इन्वायरमेंट। तो जो मॉडर्न एग्रीकल्चर का इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको डिस्कस करेंगे। तो एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर इज द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल, दैट प्रोसेस इज नोन एज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इंक्लूड, अगर ब्रॉडर वे में देखें तो एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है? प्रिपरेशन ऑफ साइल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, जो साइल की प्रिपरेशन करते हैं क्रॉप कल्टिवेशन के लिए। हार्वेस्टिंग जो करते हैं क्रॉप्स की वो भी इंक्लूड होता है एग्रीकल्चर में। ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनकी ब्रीडिंग करना, रेजिंग करना भी एग्रीकल्चर में आता है। डेयरिंग और फॉरेस्ट्री जो है ये भी एग्रीकल्चर का हिस्सा होते हैं। तो जो एग्रीकल्चर है इसके दो मेजर टाइप्स हैं, जो एक है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और दूसरा है मॉडर्न एग्रीकल्चर, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। तो ये हम पिक्चर में देख पा रहे हैं इसमें कि एक ट्रेडिशनल फार्मिंग है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, और दूसरा मॉडर्न एग्रीकल्चर, मॉडर्न फार्मिंग। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जब पुराने टाइप में करते थे, जहाँ कहीं जो वहाँ पहाड़ी एरिया में जहाँ पर आज मशीनरी नहीं पहुँच पाती वहाँ करते हैं, तो वहाँ क्या है, हल जोतते थे, जो प्लगिंग करते थे फील्ड की या करते हैं वो ये एनिमल्स के थ्रू जो हल होता है उससे करते हैं। इसके अलावा जो है जैसे केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह अब यूज़ करते हैं, वो नहीं करते थे उसकी बजाय। और जो सीड्स हैं वो आज तो हाइब्रिड सीड करते हैं, तब यूज़ नहीं करते थे। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल में क्या करते थे, इरिगेशन भी ज़्यादातर रेन पर हम डिपेंडेंट रहते थे। लेकिन मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या हुआ है कि जो आजकल मशीनरीज आ गई हैं, ट्रैक्टर्स आ गई हैं जिसके थ्रू हम प्लगिंग करते हैं, सीड्स सो करने के लिए भी मशीन्स हैं, हार्वेस्टिंग के लिए जो है भी मशीन्स हैं जिसके थ्रू काम करते हैं। इसके अलावा केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं फील्ड में। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड और हाइब्रिड सीड यूज़ करते हैं ताकि ग्रोथ जो प्रोडक्शन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो क्रॉप्स की। तो ये पिक्चर से हम देख पा रहे हैं। तो लेकिन मॉडर्न एग्रीकल्चर की वजह से क्या है, कुछ फ़ायदे भी हुए हैं, लेकिन जो इन्वायरमेंटल पर इम्पैक्ट पड़ा है, इनका इफेक्ट पड़ रहा है, वो हम पढ़ेंगे वन बाई वन कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर में और उसका असर जो है इन्वायरमेंट पर क्या पड़ता है। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या है कि हम हाइब्रिड सीड यूज़ करते हैं ताकि क्रॉप की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस यूज़ कर रहे हैं, जैसे एडवांस इक्विपमेंट मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, ट्रैक्टर वगैरह, हार्वेस्टिंग मशीन्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड, इसके ताकि जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मॉडर्न एग्रीकल्चर में। लेकिन वन बाय वन हम ये जानेंगे कि इन केमिकल फर्टिलाइज़र से, पेस्टिसाइड से यूज़ करने से इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पर। तो जो फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र, उसके यूज़ करने से, एक्सेसिव यूज़ करने से क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो फर्टिलाइज़र क्या होता है, ये केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो लेकिन एक्सेसिव यूज़ जो है केमिकल फर्टिलाइज़र का करने की वजह से क्या हो रहा है, अब जो है इन्वायरमेंटल पर जो है, सराउंडिंग पर जो है क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो एक तो है केमिकल फर्टिलाइज़र से जो है क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि माइक्रो जो न्यूट्रिएंट हैं उनका इम्बैलेंस हो रहा है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र जो होता है, फर्टिलाइज़र में क्या होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में NPK होता है, जो कि जिनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हो गए जो ज़्यादा अमाउंट में, क्या है, मैक्रो मीन्स लार्ज अमाउंट में जो प्लांट्स को चाहिए उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो केमिकल फर्टिलाइज़र में यही होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, जो कि प्लांट को चाहिए होते हैं। तो अब क्या है, वैसे जैसे हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है ये फ्री नाइट्रोजन है। प्लांट्स, इनको कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है प्लांट्स में कि वो फ्री नाइट्रोजन को ऑब्जर्व कर सकें। तो क्या होता है कि ये जो फ्री नाइट्रोजन को नहीं कर पाते प्लांट्स ऑब्जर्व, प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है नाइट्रेट की फॉर्म में और फास्फोरस चाहिए फास्फेट की फॉर्म में। तो ये जो नाइट्रेट और फास्फेट जो है, ये इनको नाइट्रोजन या फास्फोरस जो है उसको फिक्स फॉर्म में बना कर देते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया। तो फिर वो क्या करते हैं, प्लांट्स उनको नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन को, फास्फेट की फॉर्म में फास्फोरस को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जो कि नेचुरल प्रोसेस होता है। लेकिन जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं इसमें क्या है, हम रेडली अवेलेबल कराते हैं, नाइट्रेट होता है, फास्फेट होता है और फास्फोरस होता है, जो प्लांट रेडली ऑब्जर्व करते हैं। और लेकिन जब ये ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसके साइड इफेक्ट्स हैं। एक्सेसिव यूज़ जो करते हैं फील्ड में हम इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का,
जो फर्टिलाइज़र का, केमिकल फर्टिलाइज़र का ये इम्बैलेंस करता है जो बाकी जो मिनरल्स हैं, अदर मिनरल्स जो हैं, जो माइक्रो मिनरल्स जो हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन पर। एक एग्जांपल भी है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा में एक्सेसिव जो यूज़ किया है फर्टिलाइज़र से करने की वजह से क्या हुआ है कि डेफिशिएंसी हुई है माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक की। तो जिंक की कमी आई है, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है, जो प्लांट को कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए न्यूट्रिएंट्स उतना, उनका भी उतना इंपॉर्टेंट है, और जो कम चाहिए उनका भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो ये नोटिस किया गया है कि जिंक की डेफिनेशन हुई है, जिसकी वजह से जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो कम हुई है जब, क्योंकि हमने एक्सेसिव फर्टिलाइज़र यूज़ किया है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस हुआ है। ये स्टडी की है पंजाब और हरियाणा में। इसके अलावा जो है, एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस होता है, नेक्स्ट आता है कि नाइट्रेट पोल्यूशन होता है। क्योंकि हमने जैसे पढ़ा कि केमिकल फर्टिलाइज़र में क्या होता है, नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटाशियम होता है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रेट होगा तो ज़्यादा ये जो एक्सेसिव नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र जब यूज़ करते हैं फील्ड में, तो ये क्या करता है, पानी के साथ जब बारिश होगी तो डीप चला जाएगा पर्कुलेट करके पानी के साथ, तो वो क्या करेगा, ग्राउंड वाटर को क्या करेगा, कंटेमिनेट करता है। तो जब कंसनट्रेशन जो है ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट की बढ़ जाती है, और ख़ासकर 25 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा, तो इसकी वजह से फैटल कंडीशन आ जाती है जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये जो है कि जब नाइट्रेट जो है न्यू बेबी, जब बेबी के अंदर आता है, बच्चे के अंदर, तो ये नाइट्रेट जो है फिर, क्योंकि कंटेमिनेटेड वाटर पिएगा जिसमें नाइट्रेट होगा, ये बॉडी में आकर नाइट्राइट बनेगा। फिर नाइट्राइट जो है फिर हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है, बाइंड कर देता है, तो बनता है मिथेमोग्लोबिन। तो ये नाइट्राइट जो है फिर अंदर जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसमें मिथेमोग्लोबिन नाइट्राइट जुड़ता है और मिथेमोग्लोबिन बन जाता है। और ये मिथेमोग्लोबिन जब बनता है तो जो ये हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, क्योंकि ये हम क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन है वो कैरी करता है जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। जब ब्लड आता है लंग्स में ऑक्सीजन जो है हम जब इनहेल करते हैं तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन, जो हीमोग्लोबिन जो लंग्स में आता है, तो वहाँ पर ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेमिनेटेड वाटर पीते हैं जो कि नाइट्रेट से रिच होता है, तो उसकी वजह से जो है मिथेमोग्लोबिन बन जाता है। तो फिर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, और हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यू जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और सफोकेशन होती है और डेथ भी हो सकती है। मिथेमोग्लोबिनीमिया भी इसको कहते हैं, इस कंडीशन को, जब ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, जो बच्चे का स्किन है वो क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है ब्लू कलर का हो जाता है। तो इसमें जो है इनफ ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू सप्लाई नहीं हो पाता तब। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो किसकी वजह से होता है, नाइट्रेट की जो नाइट्रेट पोल्यूशन होता है उसकी वजह से होता है, जब वाटर नाइट्रेट के साथ कंटेमिनेटेड हो जाता है। तो बेबी जो नाइट्रेट रिच वाटर पीता है, तो नाइट्रेट जब बॉडी में आता है तो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। यही नाइट्राइट जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर मिथेमोग्लोबिन बनाता है, फिर ऑक्सीजन कैरिंग नहीं हो पाता, उस कंडीशन को बोलते हैं मिथेमोग्लोबिनीमिया और ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो इसके अलावा जो है फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से क्या होता है, यूट्रोफिकेशन होता है, ये प्रोसेस होता है। ये यूट्रोफिकेशन जो है वर्ड यूट्रोफोस, जो ग्रीक वर्ड है यूट्रोफोस, वहाँ से ड्राइव किया गया, जिसका मतलब होता है वेल नरिश्ड। तो जब ज़्यादा हम एक्सेसिव फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं फील्ड्स में, ये क्या होता है, बारिश के पानी के साथ नियर बाई जो वाटर बॉडी होती है, चाहे लेक्स हो या पॉन्ड्स हो, उनमें चला जाता है और उसको क्या करता है, वेल नरिश कर जाता है उस वाटर बॉडी को। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या कि इसकी वजह से क्या होता है, जब यूट्रोफिकेशन होता है, ये जो फर्टिलाइज़र बहकर वाटर बॉडी में जाता है, तो इसकी वजह से जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट की ग्रोथ जो है, वाटर में जो प्लांट होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो जब क्या होता है कि जब सरफेस पे हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं फील्ड में, खेतों में, तो उसमें होता क्या, NPK, जैसे हमने पढ़ा, नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटाशियम होता है। लेकिन जिस तरीके से जो सरफेस पर, लैंड पर जो है प्लांट्स होते हैं, उनको जिस तरीके से ये चाहिए नाइट्रोजन फॉस्फेट और नाइट्रेट फॉस्फेट चाहिए, इसी तरीके से जो प्लांट पानी में होते हैं उनको भी ये चाहिए। उनके लिए भी फर्टिलाइज़र के जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उनको ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो जैसे ही पानी के मिलेंगे, पानी के प्लांट्स को बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट। जैसे कि ये जो अलगी है, ये क्या है,
ये एक्वेटिक प्लांट है, तो जब पानी जो है जो नाइट्रेट रिच होगा, जिसमें फास्फेट भी होगा, जो फर्टिलाइज़र वाला पानी, वो जब बह कर पानी जाता है वाटर बॉडी में, तो उसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वाटर के, उनकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ जाती है। इसी तरीके से अलगी भी जो है वाटर प्लांट है, उसकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है और एक क्या है अलगल ब्लूम बन जाता है, जिसको बोलते हैं अलगल मैट एक बन जाती है बिल्कुल चादर की तरह पानी के ऊपर। तो इस वजह से क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, BOD स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो वाटर बॉडी का वो भी बढ़ जाता है। ऐसी एग्जाम्पल चिल्का लेक इन उड़ीसा या डल लेक इन श्रीनगर भी देखा गया, जहाँ अलगल मैट है, अलगल ब्लूम बनता है। तो इस पिक्चर के थ्रू हम समझेंगे ये क्या होता क्या है। जैसे एक्सेसिव यूज़ हमने किया फील्ड में, फार्म्स में फर्टिलाइज़र, तो ये फर्टिलाइज़र आइदर लीचिंग करके वाटर बॉडी में जाएगा या सरफेस रन ऑफ से भी जाएगा। तो ये पानी जब बारिश होगी सरफेस रन ऑफ से, तो यहाँ पर क्या होगा, जब वाटर बॉडी में पानी आएगा तो वाटर में जो जैसे अलगी है, एक्वेटिक प्लांट्स, इनकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ जाएगी, क्योंकि फर्टिलाइज़र मिल गया उनको, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम मिला, उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी और एक अलगल मैट बन जाएगी, एक पूरे तरीके से चादर बन जाएगी। तो जो रेडिएशंस आ रही होंगी सन की, वो नीचे जो प्लांट्स होंगे जो इसके नीचे, तो उनको एक तो लाइट नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से उनको क्या फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और उनकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी और डेड हो जाएंगे। इसके अलावा इस अलगी की भी क्या होगी, ये अलगी भी डाई करेगी और उसकी बॉडी जो है ये डाई करेगी। जब यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो इसकी डेड बॉडी को क्या करेंगे, वो डिकम्पोज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। तो डिकम्पोजिशन करेंगे तो बैक्टीरिया होंगे कौन से, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। और वाटर में ऑक्सीजन क्या कौन सा होता है, जो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन होता है। वाटर बॉडी में क्या होगा, डिज़ॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगा लेकिन किसकी फॉर्म में होगा, डिज़ॉल्व ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलगी की जो बॉडीज़ होंगी उनको डिकम्पोज करेंगे। तो अब जब ऑक्सीजन, डिज़ॉल्व ऑक्सीजन यूज़ ज़्यादा होगा तो इसमें जो DO है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा, तो DO की, डिज़ॉल्व ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो डिमांड है ऑक्सीजन के लिए वो बढ़ जाएगी। उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD बढ़ जाएगा, डिज़ॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा। अब जो फिशेज़ वहाँ पर हैं, बाकी जो एनिमल्स हैं जिनको वहाँ रहते हैं वाटर बॉडी में, जैसे फिश, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि पानी में चाहे रहती हैं, लेकिन क्या करती हैं, फिशेज़ में होते हैं गिल्स, और ये गिल्स क्या करते हैं, डिज़ॉल्व ऑक्सीजन के को ही ऑब्जर्व करती हैं। इनमें ऐसा होता है मैकेनिज्म कि गिल्स क्या करते हैं, जो फिशेज़ के होते हैं वो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन को जो डिज़ॉल्व होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं वाटर बॉडी से। तो अब जब डिज़ॉल्व ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो DO की कमी हो जाएगी, तो फिशेज़ को भी क्या होगा, सफोकेशन होगी और उनकी भी डेथ होगी। तो इस तरीके से क्या है, फिर एक तरीके से वाटर बॉडी जो है डिकम्पोजिशन की वजह से भी शैलो होती जाएगी और फिर ख़त्म भी हो जाएगी। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। यूट्रोफिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो तेज़ी से बढ़ जाती है जब केमिकल फर्टिलाइजर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं ये एक वाटर बॉडी है जहाँ पर अलगल मैट ये बनी हुई है कहीं सराउंडिंग में। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे होंगे तो उसकी वजह से इसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले वाटर बॉडी को। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स की जो है अलगी की जो है क्या अलगल ब्लूम बन गया, अलगल मैट बन गया है। तो इसके अलावा जो है दूसरा है कि केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर में, तो उससे ये इफेक्ट पड़ते हैं। फिर क्या है कि पेस्टिसाइड जो यूज़ करते हैं उसके भी बहुत सारे जो बैड इफेक्ट पड़ते हैं। उसमें क्या है कि इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। पेस्टिसाइड क्या होता है, पहली बात है पेस्टिसाइड क्या होता है, ये केमिकल्स होते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, केमिकल होते हैं जो क्या करते हैं, किल द पेस्ट, जो द केमिकल विच आर यूज टू किल द पेस्ट। पेस्ट को मारने के लिए जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड के अंदर ही जो है इंसेक्टिसाइड भी आता है, ये इसी की एक सब टाइप है, जब वीडीसाइड। तो ये जो है इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को मारने के लिए यूज़ किया जाता है, और वीडीसाइड वो केमिकल जो वीड्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उनका ब्रॉडर वे में हम उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड। उनका एक जो है उसकी आगे सब टाइप है इसकी। तो ये केमिकल जो पेस्ट को मारने के लिए यूज़ किया जाता है उसको पेस्टिसाइड कहते हैं। और इसलिए यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड ताकि क्रॉप यील्ड जो है उसकी क्या करें, बढ़ाएं, उसको इम्प्रूव करें। पेस्टिसाइड क्या करते हैं एग्रीकल्चर में आज हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा इफेक्ट देखने को मिलते हैं। उसमें एक है डेथ ऑफ नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स। जैसे नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म की सॉइल के अंदर अर्थवर्म होंगे, और अर्थवर्म क्या करते हैं, सॉइल को
वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं और पोर भी बनाते हैं सॉइल में, तो ताकि एरेटेड भी रहे सॉइल। तो जब ये क्या है, इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, लेकिन जब हम ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में ये अर्थवर्म भी ख़त्म होंगे पेस्टिसाइड की वजह से, तो इनकी पॉपुलेशन भी, जिनको हम टारगेट नहीं कर रहे, नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, वो भी इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया होंगे, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया जो कि हेल्पफुल होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, वो भी पेस्टिसाइड से ख़त्म होंगे। तो ये एक फैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स या वीड्स ऐसे भी होते हैं, जब लगातार हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, फिर उनको इफेक्ट नहीं पड़ता पेस्टिसाइड से। जो एक एग्जांपल है DDT की, भी हम मच्छर मारने के लिए उसको यूज़ करते थे पहले, लेकिन क्या हुआ बाद में उन मच्छरों ने उसके अंदर DDT के लिए रेजिस्टेंस पैदा हो गया, जिसकी वजह से वो फिर ख़त्म भी नहीं होते थे DDT से भी पूरे तरीके से। तो ये चीज़ होगी पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस। बायोमैग्नीफिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट है जो पेस्टिसाइड से होता है। बायोमैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफाई क्या होना, इंक्रीज होना। तो जो ये टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस हैं जिनकी कंसंट्रेशन जब फूड चेन के ट्रैफिक लेवल का बढ़ता जाता है, ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म में कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्नीफिकेशन। तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स विद द इंक्रीज ऑफ ट्रैफिक लेवल ऑफ फूड चेन इज नोन एज बायोमैग्नीफिकेशन। तो बायोमैग्नीफिकेशन की एक वेल नोन एग्जांपल है, जब DDT यूज़ करते थे तो फिर हमने फूड चेन में देखा कि ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हायर ट्रैफिक लेवल की जा रहे हैं एक फूड चेन में, तो उसमें DDT की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिल रही है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्नीफिकेशन। इसके अलावा जो है हेल्थ हैजर्ड भी होते हैं, हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है जब ज़्यादा पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं, कैंसर होने का खतरा भी रहता है। तो हम अब एक पिक्चर के थ्रू देखेंगे कि ये जो फूड चेन में किस तरीके से ये जो देख पा रहे हैं हम कि जैसे जैसे हायर ट्रैफिक लेवल की तरफ जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल भी बढ़ रही है। जैसे वाटर में इतना था ppm, उसके अलावा अगर फाइटोप्लैंक्टन देखें तो उसमें के बाद ज़ूप्लैंक्टन खाएंगे तो इनमें ज़्यादा है। ज़ूप्लैंक्टन के बाद ज़ूप्लैंक्टन को खाएगी स्मॉल फिश, तो उसमें देखो 0.5 ppm है। फिर लार्ज फिश खाएगी, इसमें क्या है 2 ppm है। जैसे जैसे हायर ट्रैफिक लेवल की तरफ जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल बढ़ रही है, और जब हायर ट्रैफिक लेवल तक पहुंच गई तो उसमें 25 ppm तक हो गई है। तो जो उनके फैटी टिश्यू में जो है जैसे जैसे फूड चेन की हाई ट्रैफिक लेवल पे जाते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल बढ़ता जाता है फूड चेन में, उसको बोलते हैं बायोमैग्नीफिकेशन। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आता है बायो अक्यूमुलेशन। बायो अक्यूमुलेशन ये अलग चीज़ है। इसमें क्या है कि एक ही एनिमल में उसकी एज के साथ जो वो अगर रेगुलर उसी तरह का फूड खाता रहेगा, कंज्यूम करता रहेगा, तो उसकी एज के साथ जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ जो केमिकल है उसके फैटी टिश्यू में इकट्ठे होते जाएंगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं बायो अक्यूमुलेशन। जैसे सपोज करो कोई लाइन है, तो उसी लाइन उसी इंडिविजुअल के अंदर जैसे वो 10 ईयर का था जब, तो उसमें कंसंट्रेशन थी 0.5 ppm, लेकिन जब वो 20 ईयर का हो गया तो उसकी कंसंट्रेशन होगी 2 ppm। तो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी, वो अगर सेम तरह का वो खाता रहेगा फूड, तो उसकी जो है कंसंट्रेशन केमिकल की क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन क्या है, एक इंडिविजुअल में होती है, जबकि जो बायोमैग्नीफिकेशन है वो पूरे फूड चेन में जो है ट्रैफिक लेवल हायर जाते जाते ये कंसंट्रेशन केमिकल की बढ़ती है। तो ये डिफरेंस है। तो DDT फिर हम देखते हैं कि DDT स्टैंड फॉर डाई क्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो इसकी फुल फॉर्म है, जो कि प्लेट इसने क्या किया था, DDT की वजह से बर्ड ईगल जो है एक यूनाइटेड स्टेट का बर्ड है, उसकी पॉपुलेशन बड़ी कम हो गई थी DDT की वजह से, और बाकी जो प्रे जो बर्ड थे उनकी पॉपुलेशन जैसे ऑस्प्रे, ब्राउन पेलिकन्स। तो बर्ड ईगल जो है वो ये क्या है, प्रेडेटर है। प्रेडेटर क्या होता है, जो कि हंटिंग करता है, शिकार करता है, और जिसकी हंटिंग की करता है जो वो उसको बोलते हैं प्रे। तो हंटर क्या हो गया, प्रेडेटर, और जिसकी हंटिंग की जाती है वो प्रे स्पीशीज हो गए। तो इस तरीके से जो है ये बर्ड ईगल प्रेडेटर था, और कुछ प्रे स्पीशीज की जो है DDT की यूज़ करने की वजह से जो है उनकी पॉपुलेशन कम हो गई थी। इस वजह से 1972 में क्या किया गया, DDT को पूरे तरीके से यूनाइटेड स्टेट में बैन कर दिया गया। और इसके बैन के बाद क्या हुआ कि ये नोटिस किया गया कि जो बर्ड ईगल और बाकी जो प्रे स्पीशीज थी बर्ड की, उनकी पॉपुलेशन क्या हो गई, फिर से इम्प्रूव हुई बाद में। तो
ये चीज़। और रिचर्ड कार्सन की जो एक फेमस बुक है साइलेंट सफरिंग, जो 1962 में आई थी, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था कि क्या हुआ कि बर्ड की पॉपुलेशन जो है वो कम हुई थी कुछ पेस्टिसाइड लाइक डीडीटी यूज़ करने की वजह से। तो उन्होंने ये देखा कि भाई डीडीटी की इंजेक्शन की वजह से, खाने की वजह से जो बर्ड्स के एग शेल थे उनकी थिनिंग हुई थी, पतले हो गए थे, जिसकी वजह से प्री मेच्योर जो है वो हैचिंग हो रही थी, उस वजह से बर्ड की पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही थी। तो ये देखी थी फेमस बुक है, कभी कोई क्वेश्चन आता है ये भी रिचर्ड कार्सन की। और ये जो बाल्ड ईगल का हम जिक्र करेंगे जिनकी पॉपुलेशन कम हुई थी, वो ये पिक्चर है में देख पा रहे हैं बाल्ड ईगल। और ये नॉर्थ अमेरिका का नेटिव बर्ड है और नेशनल बर्ड है यूनाइटेड स्टेट का ये बाल्ड ईगल। तो ये एग्जांपल है डीडीटी की बड़ी। तो इसके अलावा वाटर लॉगिंग जो है वो भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है मॉडर्न एग्रीकल्चर की वजह से। तो क्योंकि एक्सेसिव इरीगेशन कर रहे हैं उसकी वजह से वाटर लॉगिंग की भी प्रॉब्लम देख पा रहे हैं, खासकर ऐसी लैंड में जहाँ पर हम एग्रीकल्चर करते हैं। तो वाटर लॉगिंग स्टैंड फॉर लैंड जिसमें कि अगर वाटर क्या करता है, वाटर स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। जब साल में ज़्यादातर देर तक किसी ज़मीन पर पानी खड़ा रहता है उस प्रोसेस को बोलते हैं वाटर लॉगिंग। जहाँ पानी ज़्यादा देर तक किसी ज़मीन पे खड़ा रहेगा, लैंड पे खड़ा रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो पोर्स होते हैं, वाइड्स होते हैं सॉइल में, वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पोर्स में एयर वगैरह होती है वो भी नहीं रहती, एयर एरेटेड जो सॉइल है एरेटेड नहीं रहती। तो इस कंडीशन में जो प्लांट्स के रूट्स हैं उनको एयर नहीं मिल पाती और वो रेस्पायर नहीं कर पाते प्रॉपरली। तो वाटर लॉगिंग की वजह से सॉइल की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है एंड क्या होता है उसमें लो क्रॉप यील्ड होती है, क्रॉप की यील्ड भी नहीं प्रॉपर हो पाती। तो काज क्या है वाटर लॉगिंग का कि ज़्यादा जो इरीगेशन करते हैं हम क्रॉप लैंड में फसल को देने के लिए इरीगेशन ज़्यादा करते हैं, हैवी रेन जो ज़्यादा बारिश होती है उसकी वजह से भी, और ड्रेनेज सिस्टम जो है अगर सही तरीके से नालियाँ वगैरह नहीं बनी है, पोर ड्रेनेज सिस्टम है, तो उसकी वजह से भी वाटर लॉगिंग होती है। इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम कि हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो इरिगेशन करते हैं उसको रोकना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा। सब सरफेस ड्रेनेज टेक्नोलॉजी जो है कि कोई ड्रेनेज सिस्टम अच्छा तरीके से बनाना होगा, वो चाहे वो सरफेस के ऊपर या सरफेस के नीचे। इसके अलावा बायो ड्रेनेज सिस्टम भी कर सकते हैं। कुछ ट्रीज़ ऐसे हैं जो पानी को क्या ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, जैसे यूकलिप्टस सिट्रोडोरा जो है प्लांट है, ट्री है, जो कि इसकी रूट के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ऑब्जॉर्व करता है जिस बॉडी में। जहाँ पर वाटर लॉगिंग कंडीशन ज़्यादा होती है ऐसी लैंड पर इस तरह के प्लांट्स भी हम लगा सकते हैं। तो ये हम वाटर लॉगिंग की ये पिक्चर देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी क्रॉप ज़्यादा दिख रही है, यहाँ भी, क्योंकि यहाँ वाटर लॉगिंग नहीं है, लेकिन जिस जगह पर है वहाँ क्रॉप नहीं हो पा रही। तो ये इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इसके अलावा नेक्स्ट आता है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर की वजह से सैलिनिटी की प्रॉब्लम भी हुई है। तो सैलिनिटी क्या है, जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन सॉइल में बढ़ जाती है। और सैलिनिटी होती कैसे है, जब सॉइल क्या करता है कि नीचे पानी जब बारिश का होता है या कैसे भी आता है इरिगेशन के थ्रू भी, तो वो सॉइल में ऑब्जॉर्व नहीं करता, पर्कुलेट नहीं कर ज़्यादा करता, वो एवेपोरेट ज़्यादा होता है। तो क्योंकि जैसे ही हम इरिगेशन करते हैं तो वाटर जो भी होता है उसमें कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है उसमें सॉल्ट होते हैं, और अगर वो वाटर स्टैंड करता है, खड़ा रहता है काफ़ी देर तक और वो वेपरेट करता है तो पीछे जो सॉल्ट हैं वो रह जाते हैं और आस्ते आस्ते छोटी छोटी थिन लेयर बनती जाती है कि जो टाइम के साथ बड़ी जो है थिक लेयर भी होती जाती है। तो उसकी वजह से सॉइल क्या है, सैलिन हो जाती है। तो सैलिन सॉइल में क्या होता है, अकोमुलेशन होते हैं कुछ सॉल्ट जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे जो सॉल्ट हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं सॉइल में, जिसकी वजह से जो क्रॉप यील्ड है वो कम हो जाती है, उस पर इफेक्ट पड़ता है, डिक्लाइन हो जाती है। तो इसकी वजह से सॉइल में जो बायोडाइवर्सिटी है, सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इको फ्रेंडली हैं वो भी कम हो जाते हैं, और बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी है जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करना वो भी कम हो जाता है। होता क्यों है सैलिनिटी, क्योंकि जब हम ज़्यादा इरीगेशन करते हैं, एक्सेसिव वाटर सप्लाई करते हैं क्रॉप्स को, हैवी रेन जब बारिश ज़्यादा होती है, पोर ड्रेनेज जब नालियाँ सही तरीके से नहीं होती और पानी क्या वहाँ खड़ा रहता है और वहीं से वेपरेट करता है फिर, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर एक खेत है उसको पूरे तरीके से बंडिंग करेंगे, पानी पहले छोड़ेंगे, वहाँ पर पानी रोकेंगे काफ़ी और एक साथ पानी को बहाएंगे, तो उसको बोलते हैं फ्लशिंग करना। तो पानी बह कर चला जाएगा, तो जब पानी तेज़ी से बहेगा तो उसके साथ सॉइल के साथ साथ उसके ऊपर जो सॉल्ट होंगे वो भी पानी के साथ बह कर चले जाएंगे। इसके अलावा प्रिवेंटिंग इवेपोरेशन की, ज़्यादा देर तक हम पानी वहाँ खड़ा नहीं
रहने देना है, पानी को नालियाँ वगैरह बनाएं ताकि वेपरेट करके पानी वेपरेट हो जाएगा तो पीछे साल्ट बचेंगे, ऐसा ना हो पाए। हमें ड्रेनेज सिस्टम चाहे सरफेस हो या सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम उसको ठीक करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। केमिकल ट्रीटमेंट वीक करते हैं, और हमने जो लैंड रिकलेमिनेशन टॉपिक पढ़ा है उसमें पढ़ा भी है कि केमिकल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, और लैंड रिकलेमिनेशन जो है करके कि जो डिग्रेडेड लैंड है उसको ठीक करके भी हम क्या कर सकते हैं, सैलिनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हम एक पिक्चर देख पा रहे हैं जहाँ पर ये कि ये दरारें पड़ी हुई हैं, पड़े हुए हैं, और इसमें क्या है कि वाटर काफ़ी देर खड़ा रहा और वो वेपरेट कर गया, पीछे जो है साल्ट की कंसंट्रेशन। तो इस तरह की जो लैंड है वहाँ पर फिर क्रॉप की प्रोडक्शन करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, नहीं हो पाती। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ फिक्स टारगेट किए हैं ताकि जो डिग्रेडेड लैंड है लगभग कितनी 26 मिलियन जो हेक्टर डिग्रेडेड लैंड है उसको रीस्टोर करना है, जिसमें कि सॉल्ट अफेक्टेड जो सॉइल है उसको भी बाय द ईयर 2030 तक, ताकि जो फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा लगभग 6.74 मिलियन एरिया कंट्री में है जो कि सॉल्ट अफेक्टेड एरिया है, और हर साल जो है सॉल्ट अफेक्टेड एरिया 10% जो है वो बढ़ रहा है, जो है एडिशन हो रहा है सॉल्ट जो सलीन साइल है उसमें, उस एरिया में। और ये है कि लगभग 2050 तक 2050 तक 50% जो एरिएबल लैंड है जो कि एग्रीकल्चर करने योग्य जो लैंड है वो क्या होगी, सॉल्ट अफेक्टेड लैंड हो जाएगी। इसमें जो सैलिन साइल है लगभग इंडिया में 44% एरिया जो है ऑक्यूपाई करती है, जिसमें 12 स्टेट्स और एक जो है यूनियन टेरिटरी इंक्लूडेड है। तो सॉल्ट अफेक्टेड एरिया जो है इंडिया में ये क्या है, थ्रेट्स है मेनली किस पर, नेशनल फूड सिक्योरिटी पर, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर लैंड से फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना होता है। लेकिन अगर जितना ज़्यादा साइल ख़राब होगी, अफेक्टेड होगी सॉल्ट से, उसकी वजह से उतनी फूड की जो है प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, तो फूड सिक्योरिटी पर थ्रेट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगी। तो फूड सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए क्या है, हमें फोकस करना है कि एक तो हम एग्रीकल्चर का एरिया को एक्सपेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो एग्रीकल्चर लैंड बनाएं, जो डिग्रेडेड लैंड है उसको ठीक करें ऐसे करके, और जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाएं। तो हम ये जान पाए हैं जो मॉडर्न एग्रीकल्चर से क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये कुछ बुरे असर पड़ते हैं। ऐसे तो मॉडर्न एग्रीकल्चर से अच्छे भी असर पड़ते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट पर जो वर्स्ट इफेक्ट हैं वो भी पड़ते हैं। तो अच्छे की एग्जांपल ये है मॉडर्न एग्रीकल्चर की कि 1960s में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ऐसे वर्ल्ड में जो है वो कंसेप्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का वो नॉर्मन बोरलॉग ने लाया था, यूनाइटेड स्टेट के थे वो। लेकिन क्या हुआ कि इंडिया में जो है MS स्वामीनाथन है जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माने जाते हैं, और ख़ासकर 3 स्टेट पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि वीट की प्रोडक्शन खासकर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इंडिया जो है सेल्फ डिपेंडेंट हुआ था। तो उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड यूज़ करके, केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करके, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अच्छा करके और हाइब्रिड सीड वगैरह यूज़ करके क्या है उसकी जो है ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था तब, और प्रोडक्शन जो है क्रॉप्स की अच्छी की थी, खासकर जो है वीट की। तो अच्छी भी एग्जांपल है, लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर के जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी देखना होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर ऑन एनवायरनमेंट।